सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, मैं एक मिनट आपको दिखा दूं। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था ये डोमेन स्पेसिफिक वीडियो नहीं था। ये मैंने नॉर्मली बताया था कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कैसे आंसर्स करना है उन क्वेश्चंस का। लेकिन ये फाइनेंस के लिए इंटरव्यू नहीं था। मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, बट वीडियो में कमेंट आ रहा था और काफी सारे मुझे पर्सनली भी आया कि आप एक वीडियो बना दो जहाँ पे फाइनेंस की इंटरव्यू को कैसे प्रेप करना है वो पता चल जाए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि काफी लोग देखो दो तरह के बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, एक फाइनेंस, एक नॉन फाइनेंस वाले। ठीक है ना, यहाँ पे बीबीए बीकॉम हो गया, यहाँ पे इंजीनियर वगैरह हो गए। तो काफी प्रॉब्लम आता है, इन लोग काफी फियर में रहते हैं कि कैसे होगा 2 साल, क्या हम compete कर पाएंगे कि नहीं लोगों से जो फाइनेंस 2 साल पढ़ के आ रहे हैं या 3 साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ के आ रहे हैं। तो हम लोग ये सब चीज को समझेंगे, ठीक है ना, बहुत डिटेल्स में समझेंगे। तो चलो वीडियो पे चलते डायरेक्ट। कुछ क्वेरीज थी, पहले मैं वो क्लियर कर दूं, ठीक है। देखो, काफी लोग को क्वेश्चन था, बहुत सारे मेल आते हैं। काफी लोग को क्वेश्चन था कि यार मेरा 10th में कितना मार्क्स है, 12th में कितना मार्क्स है, मैंने ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से किया। तो मैंने बताया है काफी बार कि मैंने बीबीए से किया है। अब इसमें कितना परसेंट मार्क्स है ये पूछते हैं। मेरा एमबीए में सीजीपीए क्या चल रहा है, सीजीपीए कितना मैटर करता है एमबीए में। तो काफी चीज पूछते हैं लोग, तो मैं बताऊंगा ये सब चीज के बारे। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एमबीए में जो भी आपको पढ़ाया जाता है 2 साल, ठीक है, वो रिलेवेंट तो है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है बट है, ठीक है। बट आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़ता है ताकि आपके पास एक एज हो, आपके पास एक एज हो, ठीक है ना। और फाइनेंस ऐसा है कि आप हर दिन पढ़ते हो, हर दिन नया कंसेप्ट आता है, क्योंकि डायनेमिक इन नेचर है। ठीक है ना, फाइनेंस हमेशा डायनेमिक नेचर रहता है। मार्केट में कुछ हो गया, कुछ फ्रॉड्स हो गया, कुछ इनोवेशन हो गया, तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत तेजी से चेंज आने लगता है। चाहे आप देख लो ना, जेरोधा काइट आया, ठीक है ना, ट्रेडिंग का ऐप है, तो जेरोधा काइट आया, इन्वेस्टमेंट का ऐप है, कितना बूम आ गया। ठीक है, इकोनॉमी में सब लोग को इन्वेस्ट करना है, सब लोग को एसआईपी करना है, ठीक है। तो ये सब चीज समझना पड़ता है आपको। तो आप कोर्सेज और सर्टिफिकेशन करते हो क्योंकि आप अपना नॉलेज अपडेट रखते हो, ठीक है ना, आप अप टू डेट रहते हो। तो बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा, काफी सारा होता है। एक एनआईएसएम है, एनसीएफएम के मॉड्यूल्स आते हैं, ठीक है ना, ये सेबी वाला है और ये एनएससी वाला है। तो काफी सारा चीज़ है, ये सब पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। और जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है उनके लिए भी बहुत ईजी रहेगा एमबीए इन फाइनेंस, ठीक है ना। एमबीए इन फाइनेंस उनके लिए भी बहुत ईजी रहने वाला है। अब देखो थर्ड डाउट, अब इसका मुझे बहुत मेल आता है, डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में पूछते हैं। अब कोई भी एक्स वाई जेड कॉलेज के बारे यार मैं नहीं जानता, मैं वही कॉलेज के बारे आप लोगों को बताया हूँ एक वीडियो में। मैं बता देता हूँ कौन सा वीडियो में। मैंने इसमें वही कॉलेज बताया है जो मैं खुद कंसिडर करता, ठीक है। मैं जो कॉलेज खुद कंसिडर करता या मैं किसी अपने को सजेशन देता वही कॉलेज मैंने इसमें बताया है। अब आप कोई भी कॉलेज एक्स वाई जेड में एडमिशन ले रहे हो, आप कोई भी एक्स वाई जेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो यार मुझे उसके बारे में नहीं पता, ठीक है। अब कोई, मैं नाम क्या लूँ, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, मैं कैसे बता दूँ, ठीक है ना। आप जाके प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, आप उनके अलुमनाई से बात करो, अब देखो कि कंपनी कैंपस में कौन कौन सी कंपनीज आ रही है। अब अगर आपका गोल मीट होता है, आपको जो 2 साल बाद एमबीए में चाहिए, अगर वो मीट हो जाता है तो आप ले लो एडमिशन। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं कोई भी कॉलेज को सजेस्ट नहीं कर सकता और मैं पता नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। मैंने बहुत डिटेल तरीके से बताया है इस वीडियो में। इस वीडियो में क्यों, क्यों बताया डिटेल तरीके से? क्योंकि मुझे पता था इन कॉलेज के बारे, मैंने भी अपने टाइम किया था कहीं ना कहीं पता, तो मुझे आइडिया था, ठीक है। और ये कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। ब्रांड है सब, सारे सारे कॉलेज, तो बेसिकली इजी होता है मेरे लिए। अब मैं किसी भी कॉलेज का आपको नहीं बता सकता। तो मेल प्लीज ये तरीके से मत, इस वाले टॉपिक पे मत करो कि मैं कौन सा कॉलेज बताऊं, फॉर्म उसका ओपन है कि नहीं है, मैं नहीं ट्रैक कर सकता, ठीक है ना। अभी देखो मेरे भी कंपनी के ओरिएंटेशन चल रहे थे आज, तो मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो समझो इस चीज को। अब मेरा जॉब लोकेशन देखो, जॉब लोकेशन काफी लोग पूछ रहे थे, तो काफी लोग, मेरा जॉब लोकेशन है बैंगलोर। अब एक डाउट और था कि क्या मैं अगर चेन्नई के कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं चेन्नई के कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ तो क्या मुझे चेन्नई में ही जॉब मिलती है? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप वो बैंगलोर भी जा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बैंगलोर बहुत पास है चेन्नई से और काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ है, तो ज़्यादा चांसेस है आप बैंगलोर चले जाओगे, ठीक है ना। आप मुंबई भी जा सकते हो, ठीक है, आप गुड़गांव भी जा सकते हो, हैदराबाद भी जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप एक ही जगह जाओगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है,
डिपेंड करता है कंपनी पे, और डिपेंड करता है, हाँ बेसिकली कंपनी पे डिपेंड करता है। और आप जब कंपनी का फॉर्म फिल करोगे प्लेसमेंट के लिए पहले, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जॉब लोकेशन कहाँ है, ठीक है ना, वो कंपनी में मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है पहले से। तो ये सब चीज़ का ज़्यादा टेंशन मत लो, लोकेशन अच्छा ही मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी है तो अच्छे सिटी में रहती है। अगर आप बाई चांस कोई स्टार्टअप वगैरह में हो, ठीक है ना, कोई स्टार्टअप में हो या कोई छोटी सी बैंक में हो, मतलब प्लेसमेंट अगर किसी छोटी सी बैंक में हो जाता है, तो आप टायर 2 सिटी में भी जा सकते हो। टायर 2 सिटी में भी जा सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ अगर, तो सिटी यूनियन बैंक, ठीक है ना, सिटी यूनियन बैंक, तो इसमें आप टायर 2 सिटी में भी जा सकते हो, ठीक है, टायर 2 सिटी में भी फिर आप जा सकते हो। बट एमएनसीज अगर कैंपस में आती हैं तो ये टायर 2 सिटी नहीं देती हैं, ये टायर 1 ही देती हैं, ठीक है ना, ये टायर 1 ही देती हैं। तो हो गया डाउट क्लियर। और भी काफ़ी सारे डाउट था बट मुझे ये लगा रिलेवेंट है तो मैंने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देख लेते हैं डायरेक्ट मेरा मेन टॉपिक। देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइनेंस इंटरव्यू। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है ना, उनके लिए भी जो अभी इंटरव्यू देंगे और जो इंटरव्यू दे चुके हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखो एमबीए फाइनेंस का भी कॉलेज में एंट्री लेने के लिए इंटरव्यू दे चुके हो, ठीक है, मतलब आप फाइनेंस में ही इंटरेस्टेड हो। अब ऑब्वियसली ये वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स ऐसा बताऊंगा जो आपके फाइनल प्लेसमेंट में भी यूज आएगा, ठीक है ना, फाइनल प्लेसमेंट में भी यूज आएगा। मैंने अपने 2 साल के करियर में, मतलब जो मेरा एमबीए वाला जर्नी था, इसमें मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिया रिलेटेड टू फाइनेंस, तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो मैं स्लाइड थोड़े से इनोवेटिव तरीके से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए चीज़ें कि कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास है 2 सेट ऑफ ऑडियंस, कौन कौन, एक फाइनेंस बैकग्राउंड वाले, एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले। अब देखो फाइनेंस बैकग्राउंड ऑब्वियसली जो बीकॉम से है, ठीक है, जो बीबीए से है वो थोड़ा सा चिल रहता है। क्यों? वो थोड़ा सा ऐसा चेहरा बना के रहता है कि हाँ मैं तो कूल हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली देखो इसको पहले से आती हैं चीज़ें। मैं आपको बताता हूँ, 40% आप एमबीए 40% एमबीए आप बीबीए में पढ़ चुके होते हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जिसने बैचलर्स बीबीए में किया है उसका काम तो आसान है, तो 60% ही पढ़ना है, ठीक है ना। और बीकॉम वाला जो होता है, जो बीकॉम वाला होता है, ये मेजरली अकाउंट्स पढ़ के आता है, ठीक है ना। और अकाउंट्स एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा लगता है टफ लोगों को, ठीक है। मेरा भी बहुत, मुझे भी बहुत क्लियर नहीं है अकाउंट्स, बट तो इसलिए ये दोनों बैकग्राउंड वाले थोड़े से चिल रहते हैं। अब दूसरे लोग हैं नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले, अब इनका कहना है कि साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। अब देखो क्यों ऐसा कहते हैं, मेरे भी काफ़ी दोस्त इंजीनियर, अब देखो 4 साल पढ़ते हैं इन लोग, ठीक है ना, ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल कॉलेज से पढ़े रहते हैं तो जॉब भी लगती है तो 4-5 लाख की लगती है। अब 4 साल में इतना असाइनमेंट प्रोजेक्ट रहता है, फिर उसके बाद वर्क एक्स में उतना मज़ा नहीं आता होगा, ऑब्वियसली 4-5 लाख कमाते हैं। तो फिर इन लोग सोचते हैं कि चलो करियर स्विच किया जाए तो फाइनेंस में आते हैं। और ऑब्वियसली इन लोग मार्केटिंग और एचआर में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते जो इंजीनियर रहते हैं स्पेसिफिकली, तो ये लोग आते हैं फाइनेंस में। अब फाइनेंस में यार कंप्लीटली फिर डिफरेंट गेम हो जाता है, ठीक है। अब फाइनेंस में क्या इन लोग सोचते हैं कि यार इतना मेहनत करके आया, अभी जॉब किया, फिर आ रहा हूँ फाइनेंस में, तो फिर यहाँ पे तो यही लोग परफॉर्म करेंगे अच्छा, तो फिर से इनका मोरल डाउन होने लगता है, ठीक है। यहाँ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड में और भी लोग हैं, मैं एग्जांपल दूंगा, बट यहाँ बेसिकली हम लोग इंजीनियर की बात करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में यही होता है। तो यही इनका डाउट रहता है कि क्या फिर कंपटीशन होगा, तो इन लोगों को टेंशन रहता है कि अगर बाई चांस हम जॉब भी छोड़ के आए, ठीक है ना, अच्छा अगर परफॉर्म नहीं किया तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंस बैकग्राउंड के वाले कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है अपने इंटरव्यू के लिए। तो फाइनेंस बैकग्राउंड में बेसिकली आप बीबीए और बीकॉम को देखोगे, और भी कुछ रहते हैं बट ये फेमस है, ठीक है ना, यही दो आपको मेजरली बी स्कूल में मिलेंगे। तो देखो अब जो बीबीए और बीकॉम वाले हैं आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है ना, आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको बस ब्रशअप करना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आप बेसिक ऑफ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स अपना देख सकते हो, ठीक है ना। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन था। मेरे से भी ये सब्जेक्ट पूछा गया था तो मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आपका भी ये सब्जेक्ट सेम होगा, बीबीए में भी रहता है ये सब्जेक्ट और बीकॉम में भी मेरे ख्याल से होगा, ठीक है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट अपना ले सकते हो और उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा, मतलब बुक को खोल के पढ़ सकते हो या यूट्यूब वगैरह से कहीं से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक आता ही है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो अगर आपका, अब देखो 3 साल का बैचलर डिग्री करते हो बीबीए बीकॉम में, अब बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है ना, वो कहीं से भी रैंडमली नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनको भी ऑब्वियसली देखो उनको भी याद नहीं रहता, ठीक है ना। वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे तो हैं बट उनको उतना याद नहीं रहता। वो आपसे खुद पूछेंगे कि आप अपना एक कोई सब्जेक्ट बता दो, ठीक है। तो आप 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट में आप ये सब तो जानते ही होंगे, द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये पढ़ लेना। गोल्डन रूल्स पढ़ लो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लो, ठीक है, रेशियोज पढ़ लो, रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब रेशियोज देखो मैं बताऊंगा फाइनेंस नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले में भी रेशियोज काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कुछ रेशियोज तो देखो बहुत अकाउंट बेस्ड रहता है,
जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वगैरह। लेकिन कुछ रेशियोज़ बहुत कॉमन है, जैसे पीई रेशियो, इवैल्यूएशन रेशियो है, ठीक है ना? अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको ये रेशियो पता रहना चाहिए। अब मैं इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा कि ये कितना प्रैक्टिकली यूज़ आता है, नहीं आता है, ठीक है ना? ये सब मैं बात नहीं करूँगा, वो एक अलग चीज़ हो गया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट तो, बट रेशियोज़ आपको आना चाहिए, ठीक है? पी रेशियो मैं बोल रहा हूँ, पीईजी रेशियो, ये सब रेशियो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारा है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है? उसके बाद फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, पेबैक पीरियड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? आपके लिए बहुत टफ चीज़ नहीं है, सब आपने पढ़ा होगा बट आप देख लेना। अब हम लोग अगर आए फाइनेंशियल मार्केट में तो, ठीक है ना? इक्विटी, आईपीओ, एफपीओ, डेरिवेटिव्स, बेसिक सा पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा होगा बैचलर्स में, बस बेसिक पढ़ लेना, ठीक है ना? यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना? एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है तो ये सब थोड़ा-सा पढ़ लेना। फिर इकोनॉमिक्स, आपको थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? डिमांड, सप्लाई, ठीक है ना? इन लोग दोनों का इंटरसेक्शन, डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्शन। और इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा-सा मैक्रो देख सकते हो, बेसिक सा, ठीक है ना? थोड़ा-सा माइक्रो देख सकते हो, ठीक है ना? बस बेसिक सा आप देख लेना। एक वीडियो कोई उठाना यूट्यूब पे, वन शॉट वीडियो टाइप का, जो यूपीएससी वगैरह के चैनल पे होगा, तो आप ईज़िली उससे पढ़ सकते हो, ठीक है ना? 2-3 घंटे के कंसेप्ट में आपका सारा काम हो जाएगा इकोनॉमिक्स वाला। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाएगा, बस बेसिक्स आपको पढ़ना है। तो और ये भी देख लेना कि अभी मार्केट में रिसेंटली कौन-सा आईपीओ आने वाला है, ठीक है? कौन-सा मार्केट में आईपीओ आने वाला है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया कोई आईपीओ, आपको कोई आईपीओ मिला था, जो एलआईसी का जैसे आईपीओ था तो लॉस में चला गया था, ठीक है? ये सब आप थोड़ा-सा पढ़ लेना। आप 2-3 वीडियो अगर सर्च करोगे ना तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। अब देखो ये सब आप रट के चल जा सकते हो, ठीक है ना? ये सब तो ठीक है, आप रट के जा सकते हो, एनपीवी चेंज डेफिनिशन नहीं होगा। बट यहाँ पे चीज़ें डायनामिक हो जाती हैं। कैसे? अभी कोई शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया या बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया, आईपीओ कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प कंपनी का एफपीओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेरिवेटिव्स में चलो ठीक है, कांसेप्ट तो मतलब वही रहेगा, बट म्यूचुअल फंड थोड़ा-सा कौन-सी फंड का अच्छा, कौन-सा फंड अभी अच्छा चल रहा है, कौन-सा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो थोड़ा-सा आप ये सब देख लेना। आप 2-4 वीडियो देखोगे सब कवर हो जाएगा। इसके बाहर आपका इंटरव्यू नहीं जाएगा, ठीक है ना? इसके बाहर आपका इंटरव्यू नहीं जाएगा। मैं टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। मैं टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। एचआर वाले टर्म्स में हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, उसको एक बार देख लेना। इसके बाहर आपका इंटरव्यू नहीं जाएगा, ठीक है ना? आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो और एक्सप्लेन अगर अच्छे से करते हो, ठीक है ना? अगर एक्सप्लेन अच्छे से करते हो, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो इसके बाहर इंटरव्यू नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना? इसके बाहर नहीं जाता, क्योंकि ये फाइनल प्लेसमेंट में भी कहीं न कहीं बहुत हद तक काम आता है, अगर डेप्थ में जाओगे तो, ठीक है? तो इसके रेशियोज़ वगैरह आप देख लेना बस, और काफ़ी है ये। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि ये वीडियो मेजरली इन्हीं लोग के लिए बना हुआ है, ठीक है ना? अब देखो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड में कौन-कौन आते हैं, पहले तो इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले आते हैं, फिर एक आर्ट्स वाले आते हैं, और भी कुछ होंगे बट बेसिकली मेजरली यही रहते हैं। मुझे अपने बैच में भी यही लोग दिखे थे, ठीक है? तो चलो बात करते हैं आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो पहले तो आपको प्रिपेयर करना है व्हाई एमबीए इन फाइनेंस। अब देखो ऑब्वियसली आप अलग बैकग्राउंड से आ रहे हो, ठीक है ना? अलग बैकग्राउंड से आ रहे हो। आप बीटेक के बाद एमटेक क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्वेश्चन आ जाता है। क्यों आप बीटेक के बाद एमटेक नहीं कर रहे हो? आप एमबीए क्यों परस्यू करने आ गए? तो इसका आंसर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे डोमेन चेंज करना था, मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आई एम गुड विथ नंबर्स। तो आप इस तरीके से अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। आंसर कैसे प्रिपेयर करना है मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था। आप कुछ टूल्स का हेल्प ले सकते हो, एआई टूल्स का, आप वहाँ से हेल्प लो, लास्ट वीडियो को देखो अगर डायरेक्टली इस पे आ गए हो तो, ठीक है ना? इसका आंसर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये श्योर शॉट आएगा आपसे, आपके पास क्वेश्चन, ठीक है? अब नॉलेज अबाउट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अब देखो इसमें भी आपसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पूछ सकते हैं। अब मान लो कि आप पॉलिटिकल साइंस के हो, मान लो कि आप पॉलिटिकल साइंस के हो, तो कोई भी इश्यू आपसे पूछ डिस्कस किया जा सकता है, आपका व्यू माँगा जा सकता है कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ पे। तो ये थोड़ा-सा आप करंट अफेयर्स थोड़ा-सा देख लेना। पॉलिटिकल साइंस वाले थोड़ा-सा जीके और करंट अफेयर्स देख लेना, ठीक है ना? अब इंजीनियरिंग वाले लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता ऐसा, ठीक है ना? आप 1-2 सब्जेक्ट, जैसे मैंने, मेरे काफ़ी दोस्त हैं तो मैंने बात किया था, तो उन लोगों से कुछ ऑटोकैड के बारे में पूछा गया था। ये शायद एक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, मेरे को उतना आइडिया नहीं है ये सब का, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है, ठीक है ना? प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, वो थोड़ा-सा देख लेना आप इंजीनियर वाले। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उन लोगों से तो यही पूछा गया था, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे, ठीक है ना? आप इंटर्नशिप कहीं किए होंगे अपने बीटेक में, तो वो सब के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेना। पढ़ क्या लोगे, ऑब्वियसली आप किए होगे तो आपको आइडिया तो होगा, बस एक आंसर प्रिपेयर कर लेना, ताकि आप अनप्रिपेयर्ड ना जाओ, ठीक है? अनप्रिपेयर्ड ना जाओ। उसके बाद देखो आपको क्या तैयार करना है, आपको
देखो अकाउंट्स वगैरह उतना डेप्थ में नहीं करना, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप उस बैकग्राउंड से हो नहीं। अभी आप पढ़ोगे, आप एमबीए में आओगे तो पढ़ोगे, बट अभी आपको नहीं आता तो आपसे डिटेल्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जाएगा? देखो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, क्योंकि देखो फाइनेंशियल मार्केट जब आता है ना टर्म, तो ये अकाउंट्स और इंजीनियर नॉन इंजीनियर नहीं होता, ये एक पर्सनल फाइनेंस जैसा टॉपिक है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट के बारे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आप पढ़ोगे, आप यूट्यूब वगैरह पे लिखोगे ना, इजिली आपको लेक्चर मिलेगा, ज़्यादा टेंशन की बात है ही नहीं। उसके बाद देखो आप ये चीज़ लिखना, हाउ शेयर मार्केट वर्क्स, हाउ शेयर मार्केट वर्क्स, बस आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 वीडियो देखना, फिर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपको करना है, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आना, आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखना है। जैसे क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है? ठीक है ना, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है? अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना, ये आप यूट्यूब पे लिखोगे आपको इजीली मिल जाएगा। बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको देखो ऑब्वियसली रेशियोज जो मैंने पिछले स्लाइड पे बोला था, आपको बहुत ज़्यादा रेशियोज नहीं पढ़ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, आपको ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब कैश रिजर्व तो मैं कुछ और बोल दिया, मतलब लिक्विडिटी रेशियो, आपको ये सब नहीं पढ़ना। आपको देखो क्या पढ़ना है, आपको वैल्यूएशंस रेशियो पढ़ना है, क्योंकि आप ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट को ऊपर-ऊपर से पढ़ोगे, तो आपको बस वैल्यूएशंस रेशियो पढ़ना है। क्यों? देखो क्यों वैल्यूएशंस रेशियो ही पढ़ना है बस। वैल्यूएशंस रेशियो एक नॉर्मल आदमी भी यूज़ करता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये था कि वैल्यूएशंस रेशियो आपको इसलिए करना है क्योंकि ये आप फाइनेंशियल मार्केट में अगर इन्वेस्ट भी करते हो, तो भी आपको वैल्यूएशन रेशियो की ज़रूरत पड़ता है, तो ये बहुत कॉमन सा चीज़ है वैल्यूएशन रेशियो, इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। जैसे पीई रेशियो आप कर लोगे, आप सबका यूट्यूब पे देखोगे ना आपको ईज़िली मिलेगा। आप वैल्यूएशन रेशियो लिखो यूट्यूब पे, आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। डेट रेशियो के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी देखो अब पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि नहीं एक बीबीए बीकॉम वाला ही पढ़ेगा, ये सब बेवकूफ़ी है। तो पर्सनल फाइनेंस भी ये पर्सनल फाइनेंस वाला टॉपिक है, म्यूचुअल फंड, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। आईपीओ, एफपीओ सेम मैंने रिपीट किया था, अगर कोई रीसेंट हुआ है कुछ भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा-सा ईटीएफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ईटीएफ क्या होता है? एसआईपी के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेना, एसआईपी लमसम, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। मैं आपको नहीं डेप्थ में कुछ बोल रहा पढ़ने के लिए अकाउंट्स वगैरह, क्योंकि वो पूछेंगे ही नहीं। वो यही सब पूछेंगे कि क्या अपडेटेड है ये जो बंदा है, जो कैंडिडेट है, क्या वो अपडेटेड है मार्केट में? तो बस यही सब चीज़ पूछेंगे, ठीक है ना। कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ लेना, जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होता है, आपको ये सब थोड़ा-सा पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर आरबीआई का क्या फंक्शन है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होगा। आरबीआई का क्या फंक्शन है, सेबी का क्या फंक्शन है, बस आपको ये सब थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतने में आपका इंटरव्यू भी कवर हो जाएगा, और भाई एमबीए इन फाइनेंस ये सब पढ़ लेना, बस इससे बाहर आपका भी इंटरव्यू नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाहर आपका भी इंटरव्यू नहीं जाएगा। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। देखो, मैंने ये स्लाइड तो बनाया है, ठीक है ना? ये स्लाइड तो बनाया है, आपका मोरल डाउन करने के लिए नहीं बनाया। मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ, मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है? मैंने काफ़ी बार बताया बीबीए हूँ मैं। देखो, मैं आपको डेटा बताता हूँ। देखो, ये वाला जो हाईएस्ट पैकेज है, ये तो चलो मैं मान लिया फाइनेंस बैकग्राउंड का है, ठीक है ना? ये जो बीच वाला है, ये एरिया जो बीच वाला है, यहाँ पे सारे नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले बैठे हुए हैं, मेजरली, ठीक है ना? ये डेटा मान लो आप सबसे ऊपर वाला 22, ठीक है ना? ये डेटा आप मान सकते हो 14 से 18 के बीच में, ठीक है ना? ये यहाँ पे सारे नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले बैठे हैं। अब मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ कहीं 14 से नीचे, ठीक है? मैं यहाँ हूँ 14 से नीचे, और काफ़ी फाइनेंस बैकग्राउंड वाले नीचे भी हैं, ठीक है ना? आप यहाँ मान लो इसको 10, ठीक है ना? यहाँ मान लो इसको 10, तो 10 और 14 के बीच में काफ़ी फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं, और 14 से ऊपर, ठीक है? 14 से ऊपर काफ़ी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले भी हैं, ठीक है ना? काफ़ी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले भी हैं। तो मैं आपको, और मैं कंपनी भी बता दूँ, जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं, वो कौन-कौन सी कंपनी में प्लेस्ड है, मैं वो भी बता दूँ। ये क्रिसिल, ठीक है ना? सोसाइटी जनरल है, ये सब कंपनी देख रहे हो? मतलब मैंने जो 2 कंपनी का नाम लिया, और भी हैं, मतलब ये दोनों डेटा मेरे को याद है। एक और मैं बताता हूँ, मूडीज़, ठीक है ना? मूडीज़, जाके लिंक्डइन पे देखना ये सब कंपनी के बारे में। अब ऐसे-ऐसे कंपनी में इन लोग प्लेस्ड है। एक और मैं बता दूँ, वेल्स फार्गो, इसमें भी नॉन फाइनेंस वाले प्लेस्ड हैं, कहीं न कहीं 14 लाख पे, ठीक है? फिक्स्ड, ठीक है? तो आपको मैं ये डेटा इसलिए बता रहा हूँ कि फाइनेंस वाले जो रहते हैं ना, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं, ठीक है? कि मुझे तो आता है, बट यहाँ क्या होता है, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले मेहनत करते हैं, ठीक है ना? मैं काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इन लोगों का पैकेज कहीं न कहीं ज़्यादा ही है,
ठीक है? ये डेटा आपको लगता हो कि इन लोगों का पैकेज अच्छा होता होगा, बट उल्टा हो गया यहाँ पे। यहाँ पे नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाला का आ गया। अब थोड़ा-सा लक भी रहता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा-सा लक भी रहता है, बट हाँ, इन लोग मेहनत भी करते हैं, ठीक है ना? इन लोग मेहनत भी करते हैं और काफ़ी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले नीचे भी हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बट आपको मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखो यार, मेहनत करोगे तो आप भी उस रेंज में आ सकते हो, ठीक है ना? नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले होके भी आप अच्छा पैकेज ले सकते हो, ठीक है ना? फाइनेंस में आके। तो क्या करना पड़ेगा? वही जो मैंने बताया आपको। जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना पड़ेगा फिलहाल तो, कॉलेज में एंट्री हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है अंदर, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है? अब देखो नाउ व्हाट? अब देखो, फाइनेंस, मेरा ऐसा मानना है कि फाइनेंस बस इसीलिए मत लो क्योंकि आपका कॉलेज में एंट्री हो जाएगा, उसके बाद एक प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं, ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल हो गया। देखो, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 2019 में स्टार्ट की थी, फिर कोविड आ गया था 2020 में, मार्केट फॉल हुआ था, अभी 2024 है, मतलब मार्केट अभी ऑल टाइम हाई है, आपको पता होगा, ठीक है ना? मार्केट अभी ऑल टाइम हाई है। तो क्या रिटर्न्स जनरेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे। बट मेरा ऐसा कहना है कि फाइनेंस बस इसलिए मत पढ़ो कि कॉलेज में एंट्री मिल जाए, वहाँ से एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, नहीं, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए, अगर फाइनेंस ले रहे हो तो, अगर फाइनेंस ले रहे हो तो आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं अच्छे से पढूँ, चीज़ों को समझूँ और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ, ताकि कल अगर रिटर्न जनरेट हो तो वो आपको भी हेल्प दे, ठीक है ना? आप ऐसा नहीं कि बस जॉब ही करते रहो। वो अब सबका अपना-अपना गोल है, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो, बट अपने लिए भी आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और एमबीए इन फाइनेंस आपको ये चीज़ सिखाता है, ठीक है ना? ये चीज़ सिखाता है, बहुत अंदर तक तो पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाता, बट हाँ, आपको ऊपर-ऊपर सिखाता है। तो वही मैं बता रहा था कि मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, 2020 में मार्केट डाउन हुआ, फिर भी मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया और 2024 में तो खैर मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है? तो वही सब चीज़ें, फाइनेंस, मेरा कहना था कि फाइनेंस बस इसलिए मत करो कि बस प्लेसमेंट लेना है या बस इंटर्नशिप में लेना है, नहीं, फाइनेंस अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? सीखो और इम्प्लीमेंट करो, तो काफ़ी सही रहेगा चीज़। अब देखो, एक मैं लास्ट स्लाइड ऐड किया मैंने, न्यू माइंडसेट और न्यू रिजल्ट। अब देखो, काफ़ी लोग ना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि यार टायर 2 में एडमिशन लूँ, नहीं लूँ, प्लेसमेंट कैसा होगा, प्लेसमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरा जॉब लाइफ कैसे स्टार्ट होगा, मेरा करियर स्टार्ट कैसे होगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर आप ड्रॉप ले सकते हो तो ड्रॉप ले लो, अगर ड्रॉप नहीं ले सकते हो तो आप टायर 2 में आ सकते हो, लेकिन कौन से कॉलेज में? देखो, ये भी डाउट है, कौन से कॉलेज में? देखो, मैंने जो कॉलेज, देखो कॉलेज यार, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आप कहीं पे एडमिशन ले लोगे तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। बट यहाँ पे एडमिशन लेने में आपकी प्रोबेबिलिटी, परसेंट प्रोबेबिलिटी सक्सेस की हाई रहती है थोड़ी-सी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली देखो, आप एक ब्रांड कंपनी में जाओगे तो स्विच करते समय उस कंपनी का बैकग्राउंड देखा जाएगा। आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि यार कौन सी कंपनी में आप पास्ट में थे। तो अगर वो कंपनी अच्छी रही तो आपको हाइक अच्छा मिलेगा। ठीक है ना? हाइक परसेंटेज अच्छा मिलेगा। तो आप यहाँ इस कॉलेज में कहीं न कहीं करियर स्टार्ट करते हो तो आपका लाइफ थोड़ा-सा सॉर्टेड रहेगा। ठीक है ना? ऐसे तो यार बिना पढ़े लिखे भी बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं वो नहीं कहूँगा, ठीक है? बट ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की नीड नहीं है। अगर आप टायर 2 में एडमिशन लेना चाहते हो तो ले लो। और देखो, मैं डिफरेंस भी बता दूँ, अगर देखो मैं डिफरेंस बता ही देता हूँ। अगर हम वेरिएबल कंपोनेंट को साइड रखें, ठीक है ना? अगर हम वेरिएबल कंपोनेंट को साइड रखें तो एक आईआईएम में और एक टायर 2 में, सॉरी, सॉरी, एक आईआईएम में और एक टायर 2 में क्या मंथली स्ट्रक्चर्ड, मतलब क्या डिफरेंस आएगा? तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप 90 के से 1 लाख तक मान सकते हो। यहाँ पे आप 1 लाख से 1.50 लाख तक मान सकते हो, ठीक है ना? मतलब 1 लाख से 1.5 लाख, ठीक है ना? और यहाँ 90,000 से 1 लाख। ये बस इतना का अंतर आने लगता है। अगर आप सोचते हो कि मेरा टायर 2 में लेने से एडमिशन मतलब खराब हो जाएगा ज़िंदगी, मैं स्लो हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती, ठीक है ना? आईआईएम्स में भी अभी प्लेसमेंट में इश्यू आ रहा है, आईआईटी का आपको पता ही है। तो गारंटी कहीं कुछ नहीं है, ठीक है ना? गारंटी कहीं कुछ नहीं है। गारंटी बस इस चीज़ की है कि आपके पास कैसा स्किल सेट है आपका, ठीक है ना? आपका कैसा स्किल सेट है, बस गारंटी इसकी है। तो इतना कोई सोचने का नीड नहीं है यार। अगर देखो, सोचना है, डिसीज़न स्ट्रॉन्ग लो। अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना, तो ऑब्वियसली जाके कैट में एनरोल हो और पढ़ो, ठीक है ना? सिंपल सा चीज़ है। मुझे काफ़ी मेल आता है, तभी मैं बता रहा हूँ। और अगर टायर 2 में एडमिशन लेना है तो बिंदास एडमिशन लो और हार्ड वर्क करो, रेलेवेंट स्किल्स एक्वायर करो। उसके बाद देखो, मार्केट डाउन है कि मार्केट अप है, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है कि मेरा पूरा बैच प्लेस हो कि नहीं हो, ठीक है ना?
मत हो प्लेस पूरा बैच, मुझे क्या मतलब, बट आप एक जो हो, आपको प्लेसमेंट चाहिए बस, ठीक है ना, आपको प्लेसमेंट चाहिए। और कंपनी आती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंपनी नहीं आती, सब आती है, कंपनी आती है, कॉलेज पूरा आपको हेल्प देती है। कंपनी अगर आती है, आप उस लायक हो, अगर आपका इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुआ, आप इंटरव्यू क्रैक करो और निकलो, बात खत्म हो गया ना। मार्केट अप है, मार्केट डाउन है, ये सबसे मतलब नहीं है आपको, आपको कोई मतलब नहीं है कि मेरा पूरा बैच प्लेस हो नहीं हो, ठीक है ना। आप अपना फीस दियो, अपना देखो और वहां से निकलो, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश कभी कभी बनना पड़ता है। तो यही सब डाउट मेरे पास आ रहा था, तो वही मैंने बताया आपको। काफ़ी मुझे बोलते हैं कि यार टायर 2 में एडमिशन लूँ, नहीं लूँ, इतना सोचने का है ही नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको क्लियर बता दिया, आप ले सकते हो एडमिशन, बिल्कुल, ठीक है ना, आप ले सकते हो एडमिशन बिल्कुल। अब वही है कि आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि मुझे 18 से 20 लाख रुपए चाहिए, ये सब एक्सपेक्ट मत करना। अगर टायर 2 से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो चांसेस इसका बहुत कम है, ऐसे हाईएस्ट लगता है, ठीक है ना, हाईएस्ट लगता है, फिक्स्ड है ये। बट इतना आप एक्सपेक्ट करके आ नहीं सकते हो ना, आप एक्सपेक्ट करके आओ 13, 12, 15, 14 इस तरह के नंबर, ठीक है ना। अगर 22 लग गया, बाई चांस अगर आपका 22 लग गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन नहीं लगा तो आप एक्सपेक्ट यही करके आओ, ये 2-4 नंबर, ठीक है। अगर आप इतना एक्सपेक्टेशन लेके आते हो तो वेल एंड गुड है, मैं फिक्स्ड बात कर रहा हूँ, मैं फिक्स्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना एक्सपेक्टेशन लेके आते हो तो सही है, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं देखता हूँ क्या वीडियो बनाना है, मुझे भी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। और ये स्लाइड मैंने इसीलिए डाला कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, थोड़ा सा आपको लगे कि ठीक है रियलिटी क्या है, ठीक है ना, और वो रियलिटी सही है। मैंने बताया ना वो ब्रेकअप, 1 से 1 50 वाला और 90 से 1 वाला, ये ब्रेकअप सही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में भी है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, फिर उसके बाद यही इंसान एक्सेलराई से एमबीए भी किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, मुझे पता है चीज़ें, ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।